Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Shanong One Shot FF. Hey guys, आज एक न्यू फैन फिक्शन लेकर आ चुकी हूँ जो कि वन शॉट होने वाला है। ये फैन फिक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। यहाँ पर विंग एक माफिया है। माफिया होने के साथ साथ वो एक कॉलेज का प्रिंसिपल भी है। उसका एक कॉलेज भी है जिसका वो प्रिंसिपल है और उस कॉलेज को वही चलाता है, बट वो एक अंडरवर्ल्ड माफिया है। सब लोग उसी से डरते हैं, बट विंग अपनी पहचान छुपा कर रखता है। इधर हम वांग जी की बात करें तो वांग जी यहाँ पर एक कॉलेज स्टूडेंट हैं। ज़्यादा कुछ तो मैं इस फैन फिक्शन के बारे में नहीं बोलूँगी, बट आप लोग इसको बस एंजॉय कीजिए। और हाँ, कहानी अच्छी है, इसे अच्छे से सुनना। सबसे पहले कहानी की शुरुआत होती है, हम स्वर्ग लोक को देखते हैं जहाँ पर कुछ सोल को लाया गया था जिनकी अभी अभी मौत हुई थी। इधर सोल नंबर और उनकी नाम से पुकारा जा रहा था। सबसे 5 नंबर लिस्ट पर 105 नंबर सोल मिस्टर लान वांग जी मेल ओमेगा हाजिर हो। ये सुनकर वांग जी अपनी कपकपाते पैरों के साथ वहाँ पर हाजिर होता है। फरिश्ते वांग जी को जांच करते हुए कहा, साजिश। फिर उसे बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा, तुम्हारे हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए गॉड ने कहा तुम्हें इंतज़ार करने के लिए। वांग जी ने कहा, ठीक है। तभी बिजली कड़कती है और ड्रैगन गॉड सबके सामने आता है। ड्रैगन गॉड एक 40 साल का इंसान। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, क्या तुम लान वांग जी हो? ये सुनकर उसने कहा, जी हाँ, मैं लान वांग जी हूँ। ड्रैगन गॉड ने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में तुम्हें पता तो है ना? वांग जी उसे कहता है, हाँ। ड्रैगन गॉड ने कहा, ठीक है, तुम काफ़ी अच्छे इंसान थे। तुम गरीबों के साथ काफ़ी अच्छे सलूक करते थे। तुम्हें स्वर्ग ऑफ़र किया जाता है, जाओ तुम स्वर्ग लोक में जाओ। वांग जी तुरंत घुटना टेक देता है। ये देखकर ड्रैगन गॉड ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, प्लीज़ गॉड, मुझे एक मौका दीजिए। ड्रैगन गॉड ने कहा, क्या मतलब है मौका दीजिए? फिर फरिश्ते ने कहा, हे, तुम्हें क्या मतलब मौका दीजिए? क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम स्वर्ग में जा रहे हो? वांग जी ने कहा, नहीं, मुझे धरती पर वापस जाना है। ये सुनकर ड्रैगन गॉड ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम धरती पर वापस जाओगे? वांग जी ने कहा, कि आपको दिखाई नहीं देते कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया? ये सुनकर ड्रैगन गॉड ने कहा, फरिश्ते, इसके साथ असल में हुआ क्या था? फिर फरिश्ते एक जादुई बॉल को घुमाते हैं, वो आसमान में उड़ जाता है और फिर वहाँ पर कुछ चीज़ें दिखने लगती हैं। वहाँ पर वांग जी की ज़िंदगी दिखाई देती है। वांग जी ने कहा, उन लोगों ने मेरा यूज़ किया, मेरा पैसा, मेरा सब कुछ उन्होंने छीन लिया। बाद में उन्होंने मुझे मार दिया और तो और ये साजिश दिखाया कि ये एक एक्सीडेंट है, बल्कि उन्होंने मुझे अपने हाथों से खून किया था। वो लोग बच गए हैं, दुनिया में घूम रहे हैं। चलिए कुछ अच्छे से देखते हैं कि असल में हुआ क्या था। दरअसल वांग जी की ज़िंदगी में कोई भी नहीं था। वांग जी बिल्कुल अनाथ था। दरअसल वांग जी बचपन में ही अपनी मॉम को खो चुका था। दादी ने उसको बड़ा किया, लेकिन दादी गुजरने के बाद वांग जी की ज़िंदगी बहुत ख़राब हो चुकी थी। लेकिन फिर भी वांग जी फ्री में यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी में फ्री में कोई किसी को नहीं पढ़ाता है। लेकिन विंग का जो यूनिवर्सिटी है, वी कॉलेज जो कि है, वो वहाँ पर ना जो जितने सारे अनाथ बच्चे होते हैं ना, उनको वोकेशनल में अलग से पढ़ाते हैं। वो लोग उनके पास खर्चा नहीं लेते हैं। तो वांग जी वहाँ पर पढ़ता था, मतलब विंग के कॉलेज में पढ़ता था वांग जी। और तो और वो पढ़ता तो था, लेकिन पढ़ाई की उससे कोई फ़ीस नहीं लगती थी। लेकिन फिर भी जो खाना पीना रहना, उसके कपड़े वगैरह, इन सब के तो पैसे तो लगेंगे ना। तो वांग जी इन पैसे को कमाने के लिए मतलब एक बार में पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर ना जितने सारे पैसे उससे मिलते थे, वो वहाँ पर उससे डांस करता था। उसने कोई बुरा काम नहीं किया था, ठीक है।
तो वहाँ पर सिर्फ वो डांस करता था और वहाँ से उसे दिन के 10,000 तो मिल ही जाते थे। मतलब वांग जी को अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। यहाँ पर वांग जी का एक बॉयफ्रेंड था जो कि गोल्ड डिगर था, ठीक है। वो सिर्फ वांग जी के पैसों के ऊपर, मतलब वांग जी जो पैसा कमा कर लाता था ना, उसमें 50% वो ले लेता था। मतलब कि मतलब वांग जी को सिर्फ मतलब आधा पैसा हड़पने के लिए वांग जी के साथ था, ठीक है। असल में उसका एक गर्लफ्रेंड थी और वो वांग जी का बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था मियान मियाँ। मियान मियाँ वांग जी का बेस्ट फ्रेंड था, ऊपर से उसके साथ एक खेल खेला जा रहा था। मतलब उसका बॉयफ्रेंड मियान मियाँ के साथ था, वांग जी को पता ही नहीं था। इधर वांग जी एक दिन डांस करते करते उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। वांग जी ने कभी ड्रिंक नहीं किया था, लेकिन उस दिन ही वांग जी को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना था। इधर वांग जी जब ड्रिंक करके वहाँ से लौट रहा था, तभी किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और एक कमरे के अंदर खींच लिया था, जिस कमरे में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। फिर वांग जी उस इंसान के साथ वो रात बिता लेता है। फर्स्ट नाइट उसका बीत जाता है वहाँ पर। वो इंसान उससे फोर्स, मतलब वो तो नशे की हालत में था, तो वो फोर्सफुली उसे यहाँ पर लेकर आता है रूम में और फिर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना जो वांग जी है वो फर्स्ट नाइट के थ्रू प्रेग्नेंट हो जाता है। तो जब वांग जी को पता लगता है कि वो किसी के साथ था रात में, ठीक है, तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और वो जो इंसान था ना, उसने उसका फेस भी नहीं देखा, वो वहाँ से भाग गया था। सो वांग जी बहुत गिल्टी फील कर रहा था। वो अपने जो उसका जो बॉयफ्रेंड था उससे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। हो सकता है कि उसका बॉयफ्रेंड ने उससे कभी टच नहीं किया है, कभी उन दोनों के बीच किस नहीं हुआ हो, लेकिन वो बहुत लॉयल था उसके बॉयफ्रेंड के लिए। और उसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि वेंचाओ था। सो वैन चाओ के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल था, बट वैन चाओ कभी भी उसे उतना भाव नहीं दिया। वो बस जब भी उसे पैसे मिलते थे, बस पैसे लेने के लिए वो वांग जी के पास आता था। सो यहाँ पर जो वांग जी है, सो उसको लगता है कि वो किसी और के साथ रात बिता चुका है, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। फिर अचानक ना वांग जी को पता लगता है 1-2 महीने के अंदर ही कि वो प्रेग्नेंट है। तो ये सुनकर ना वांग जी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। सो यहाँ पर ना जो मियान मियाँ है, ठीक है, तो मियान मियाँ को पता लग जाता है कि वांग जी प्रेग्नेंट है, ठीक है। मियान मियाँ उसके साथ चेकअप में गई थी। तो यहाँ पर ना मियान मियाँ और वो जो लड़का है ना, वो एक प्लानिंग बनाता है, जो वेंचाओ है। फिर वेंचाओ वांग जी से कहता है कि ये जो बच्चा है ना, ये बच्चा उसका है और वांग जी ने उसके साथ रात बिताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ना वो झूठ बोल देता है, ठीक है। असल में वांग जी वेंचाओ के साथ रात नहीं बिताया था। तो यहाँ पर जो वेंचाओ है उससे ये कहकर ना बहुत कुछ बोलता है और उल्टा उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है, ठीक है। और उसे भरपाई करने के लिए ना उसे 10 लाख मांगता है, बट वांग जी के पास तो इतने पैसे नहीं थे। तो वांग जी वो कहता है कि वो डांस करके उसका पैसा चुकता कर देगा, ठीक है। तो फिर वो पैसा चुकता करने के लिए हर रोज़ डांस करता है, जितना पैसा मिलता है ना वो उससे हड़प लेता है। फिर अचानक ना एक दिन ना जो वांग जी है वो उसको ना डाउट होता है। फिर वो ना अपनी जो कोख में पल रहे जो बच्चा है ना, उसका ना जो डीएनए टेस्ट है ना, वो डीएनए टेस्ट करवाता है वेंचाओ के साथ। तो वो ना मैच नहीं होता है। तो ये ना वांग जी यहाँ पर समझ जाता है कि ये बच्चा तो वेंचाओ का नहीं है। मतलब वो रात में जो उसके साथ सोया था ना, वो वांग जी मतलब वेंचाओ नहीं, कोई और होगा। फिर ना वो सीसीटीवी कैमरे में चेक करता है, तब भाई उसको झटका लगता है कि जो जिसके साथ वो सोया था ना, वो असल में वेंचाओ है ही नहीं। जैसे ही वांग जी को पता लगता है ना, तो वेंचाओ मतलब उसको जाकर ना वो चमाटा मारता है, वेंचाओ को थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुम्हारे साथ तो मैं सोया ही नहीं हूँ। फिर मियान मियाँ उससे पूछती है कि तो फिर तुम किसके साथ सोए थे। मतलब वो झगड़ा कर रहा था वेंचाओ के साथ, वो ब्रेकअप कर लेता, ठीक है। तो ब्रेकअप करने के बाद ना मियान मियाँ उसको, तो मियान मियाँ उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो मियान मियाँ उससे बोलती है कि हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है, तो तुम मुझे बताओ कि तुम असल में बच्चे का पिता कौन है। फिर ना वांग जी बोल देता है कि बच्चे का पिता कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का माफिया किंग विभूषण है। ये सुनकर ना मियान मियाँ तो घबरा गई, क्योंकि ना मियान मियाँ को ना ऊपर से ही विभूषण के ऊपर क्रॉस था, ठीक है, क्रॉस था। वो बस वैन चाओ को ज़रिया बना रहा था, क्योंकि वैन रोहाना विंग का खास दोस्त था, ठीक है। तो वो विंग के करीब जाने के लिए ना वैन चाओ को लाइन मार रहा था, बस ये उसका ज़रिया था, ठीक है। और यहाँ पर ना
मतलब मियान मियाँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। फिर ना वांगजी ये सोच लेता है कि वो विंग को जाकर बोल देगा कि ये उसका बच्चा है, ठीक है, वो उसके पास हुआ था। लेकिन मियान मियाँ ना उसको रोक लेती है, वो उसको समझाती है अगर वो विंग को बोल देता है ना तो विंग बहुत गुस्सा हो जाएगा। फिर वांगजी उसे कहता है तो मैं क्या करूँ। मियान मियाँ कहते हैं कि अगर वो उसे बोल देगा तो फिर वो उसके बच्चे को मार देगा। तो ना वांगजी घबरा जाता है। वांगजी ने कहा तो फिर मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर ना वो उससे कहता है कि तुम एक काम करो, उसे मत बताओ, तुम बच्चे को अच्छे से बर्थ दो। उसके बाद ना तुम बच्चे की जो डीएनए रिपोर्ट है तुम उसे उसके पास लेकर जाओगे और कहोगे कि डीएनए टेस्ट करके देख लो, अब तक तुम बच्चे को अच्छे से बर्थ दे दो। वांगजी उसकी बात को मान लेता है क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसे भरोसा करता है। तो वांगजी उसकी बात को मान लेता है और इधर ना मियान मियाँ ना जानबूझकर ना वांगजी को सीढ़ी से गिरा देता है, जिसकी वजह से ना उसका जो बेबी है ना वो खो जाता है, मतलब खो देता है, ठीक है। फिर जब वो नर्सिंग होम से वापस आ रहा था तब वो जो उसका जो हेड है वहाँ पर वो जो रॉड है उसे मरता है। वो कहता है कि तू विंग का ओमेगा बनेगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, विंग सिर्फ मेरा है, ठीक है। वो उसको ये सब समझाता है और फिर ना उसे मार देता है। और मारने के बाद वो वेंचा को कॉल करता है और वो कहता है कि तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में वांगजी को पता लग गया और वांगजी झगड़ा कर रहा था तो गुस्से में मैंने उसे मारा तो वो मर चुका है। ये सुनकर वेंचाओ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और फिर ना वो रोड के साइड में लाकर उसे रख देता है और फिर एक्सीडेंट हो जाता है। वांगजी मतलब खड़ा कर देता है वांगजी को। वांगजी अपने सिर पर हाथ रखकर, मतलब तभी तक उसमें जान थी, ठीक है, तो उसका सिर चकरा रहा था। अचानक एक कार आती है, मतलब एक ट्रक आता है और वांगजी को मार देता है। और ये वो दिखाता है कि फुल एक्सीडेंट था, बट ये कोई एक्सीडेंट केस नहीं था बल्कि वांगजी को सोच समझकर मारा गया था। जब गॉड को पता चलता है ना तब गॉड बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और गॉड उससे कहता है कि क्या तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है। वांगजी ने कहा मुझे न्याय चाहिए, प्लीज़ क्या आप मुझे न्याय नहीं दे सकते हो, मैंने अपने बच्चे को भी खो दिया, उसकी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया, आपको पता है। फिर गॉड वांगजी के ऊपर दया करता है और दया करने के बाद वो वांगजी से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें वापस भेजता हूँ। फिर वो तुरंत 1 महीना पहले वांगजी को वापस करते हैं। वांगजी उसी दिन लौट आता है जिस दिन वांगजी का चेकअप होने वाला था और वांगजी को पता लगने वाला था कि वो प्रेग्नेंट है। तभी मियान मियाँ ने कहा चलो अब हमारी बारी है, वांगजी चेकअप के लिए तुम आए थे ना। वांगजी ने कहा रुको मियान मियाँ, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। ये सुनकर मियान मियाँ ने कहा लेकिन क्यों। वांगजी ने कहा अब मेरी तबीयत ठीक लग रही है, चलो हम घर वापस चलते हैं। मियान मियाँ ने कहा अब लेकिन क्यों। वांगजी ने कहा बस चलो ना। फिर वो लोग घर वापस आते हैं। वांगजी ने कहा जो गलतियाँ मैंने उस बार किया था मैं इस बार वो गलतियाँ दोबारा नहीं करूँगा। सीन कट होता है। विंग अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और वो बाहर स्टूडेंट को देख रहा था जो लोग बाहर गार्डन में थे। तभी अंदर उसका एक असिस्टेंट आता है। उसने कहा प्रिंसिपल विभूषण, आई मीन बॉस। विंग पीछे मुड़ते हुए कहा पता लगा। उसने कहा दरअसल सीसीटीवी फुटेज में दिखाई तो दे रहे हैं कि उसने कौन से कलर का ड्रेस पहना हुआ था, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा है। रात के अंधेरे में वहाँ की लाइट्स भी अच्छे से ऑन नहीं थी तो उसका चेहरा ठीक से नज़र नहीं आ रहा है। विंग ने कहा 1 महीना हो चुका है, तुम्हें एक काम दिया हूँ और एक ओमेगा को ढूंढ नहीं पा रहे हो तुम। विंग ने टेबल के ऊपर हाथ को मुक्का मारते हुए कहा। उसने कहा अगर वो मुझे नहीं मिला तो पता ही क्या होगा, मैं किसी की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर शुयांग ने कहा अब बहुत इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। विंग ने कहा वो वर्जिन था, वो बिल्कुल पाक था, तुम्हें पता है उसकी वर्जिनिटी मैंने ली है और अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो फिर मुझे भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। उसने कहा लेकिन बॉस अगर मुझे ना मिले तो मैं क्या करूं। उसने कहा बस चुप रहो, जाओ यहाँ से। वो चला गया। विंग कांच के ऊपर हाथ रखते हुए कहा आखिर कौन हो तुम, क्यों उस दिन रात को मेरे पास आए, क्यों मेरे अल्फ़ा रेड के दौरान तुम मेरे पास आए, क्यों, आखिर क्यों। इधर वांगजी घर वापस आ चुका था। उसे तो ये पता था कि वो प्रेग्नेंट है। वांगजी ने अपने पेट के ऊपर हाथ रखते हुए कहा हर हाल में मैं तुम्हें बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मियान मियाँ को पता लग जाएगा कि ये बच्चा विंग का है तो वो तुम्हें मारने के लिए साजिश करेगा, लेकिन मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। तभी वेंचा आकर वांगजी के हाथ को पकड़ते हुए कहा हे क्या बात है वांगजी, तुम ठीक तो हो ना।
तुरंत वांग जी अपनी हाथ को छुड़ाता है और उसे एक थप्पड़ मारता है। वेन झाओ ने कहा, तो तुमने मुझे क्यों मारा? वांग जी ने कहा, अपने हाथ में रहो। फिर मियान मियाँ ने कहा, तो तुम वेन झाओ को क्यों मार रही हो? वांग जी मियान मियाँ को बहुत गुस्से में देखता है। वेन झाओ ने कहा, देखो अगर तुम ऐसा करोगे तो हम दोनों का रिश्ता हम नहीं निभाएंगे। वांग जी ने कहा, ठीक है तो ब्रेकअप कर लो, मैं कौन सा कह रहा हूँ मेरे साथ रहने के लिए। वेन झाओ ने कहा, क्या ब्रेकअप कर लो? तो तुम्हें ब्रेकअप करना है? वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स ब्रेकअप करना है, बस ब्रेकअप कर लो। ये बोलकर वो चला गया। उसने मियान मियाँ को देखते हुए कहा, वांग जी ने ब्रेकअप क्यों किया? हाँ, मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? मियान मियाँ ने कहा, मुझे नहीं पता, मेरे पीछे मत आओ, और अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो हमारी दोस्ती भी ख़त्म। ये बोलकर वो चला गया। क्योंकि मियान मियाँ सिर्फ पैसों के लिए ही वेन झाओ के साथ थी। अगर वेन झाओ उसे पैसा नहीं दे सकता है तो फिर वो उसके साथ रहकर क्या करेगा? मियान मियाँ विंग को देखता है जो ऑफिस रूम में बैठा हुआ था। वह विंग को देखते हुए अपने माइंड में कह रहा था, उफ, काश प्रिंसिपल मेरे बॉयफ्रेंड होते। मैंने इतना यंग प्रिंसिपल ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, वो भी इतना हैंडसम। यार अगर प्रिंसिपल इतना हैंडसम होगा तो फिर बच्चे तो बिगड़ेंगे ना। मैं खास तुम्हारे लिए इस कॉलेज पर आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए भी भूषण। तभी विंग ने मियान मियाँ को देख लिया। उसने मियान मियाँ को देखते हुए कहा, हे यू, इधर आओ। उसने मियान मियाँ को बुलाया। मियान मियाँ अंदर आ गई। उसने कहा, तुम मेरे ऑफिस रूम के सामने क्या कर रहे हो? मियान मियाँ ने कहा, टीचर वो दरअसल कुछ बात करनी थी, दरअसल मुझे कुछ पूछना था। फिर विंग ने कहा, क्या पूछना था? मियान मियाँ ने कहा, अब क्या आप कुछ नहीं। ये बोलकर वो चली गई। विंग ने कहा, अजीब लड़की है। इधर शुयांग अंदर आया। उसने कहा, बॉस अब वो ना कुछ बाल मिले हैं। मियान मियाँ रुक गई और सुनने लगी। विंग ने कहा, बाल मिले हैं? शुयांग ने कहा, हाँ, उस ओमेगा का कुछ बाल मिले हैं जिस ओमेगा ने आपके साथ रात बिताई थी। ये सुनकर विंग ने कहा, अच्छी बात है, तो फिर इस बाल को संभाल कर रखो, जाओ। शुयांग ने कहा, ठीक है। मियान मियाँ ने कहा, क्या माफिया विभूषण ने किसी के साथ रात बिताई थी और वो उस ओमेगा को ढूंढ रहा है? ये अच्छा मौका है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर वांग जी ये सोच रहा था कि वो विंग के सामने ये कैसे प्रूफ करे कि जिस दिन रात वो विंग के साथ था वो असल में वांग जी था और वांग जी के पेट में उसका बच्चा है। अब वांग जी को प्रूफ करना पड़ेगा कुछ भी करके। वो विंग को एक बार देखता है। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है, वांग जी वहाँ से निकल जाता है। विंग ने कहा, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा था? सीन कट होता है। रात के टाइम वांग जी को नाइटमेयर्स आता है, जैसे कोई उसे छू रहा हो, बिल्कुल उस दिन नशीली रात की तरह, जैसे कि विंग ने उसे कमरे के अंदर खींच लिया। रूम के अंदर हल्की सी रोशनी थी। उन रोशनी में वांग जी को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वो नशे की हालत में था। उस आदमी ने वांग जी की कोट को निकाल दिया और दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजे के ऊपर ही वांग जी को उसने पुश किया और उसे एग्रेसिवली किस करने लगा। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है, लेकिन नशे की हालत में रहने की वजह से वो उसे भी किस बैक करने लगता है। वो अल्फ़ा बार बार उसे लिप्स पे बाइट कर रहा था, उसकी टंग को उसके माउथ के अंदर इंसर्ट करके उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। वो अल्फ़ा धीरे से उसके कोट को निकाल देता है और उसकी शर्ट की बटन्स को भी ओपन करता है। वो जब उसकी शर्ट को खोल देता है तब वांग जी पूरी तरीके से अब नेकेड हो चुका था। वो वांग जी की नेकेड बॉडी को टच कर रहा था। इधर सपने में वांग जी की हरकतें चेंज होने लगती हैं। वो बस क्यूट क्यूट आवाज़ें निकाल रहा था। तभी वांग जी ने कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो, कौन हो तुम? मुझे मत छो, मुझे कुछ हो रहा है, डोंट टच मी। बट इधर सपने में विंग वांग जी की ब्रेस्ट को स्क्वीज कर रहा था, निप्पल्स को पिंच कर रहा था। वो उन्हें माउथ में लेकर सक कर रहा था। वो वांग जी को अपनी बाह में उठा लेता है और उसे किस करते हुए बेड के पास लेकर जाता है। वो प्यार से वांग जी को बेड पर लिटा देता है, उसके ऊपर आता है और फिर उसे किस करने लगता है। वो उसके लिप्स पर बार बार बाइट कर रहा था जहाँ से ब्लड भी आ रहे थे। वांग जी उसकी बालों को सहलाते हुए कहा, ओह प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। विंग अपनी शर्ट को निकाल देता है
वो धीरे से अपनी बॉडी के साथ उसकी बॉडी को रब करने लगता है। वांग जी की बॉडी पर गूज़बम्प्स सी आ जाती हैं। वांग जी खुद को संभाल नहीं पाता। वहीं उसके ट्राउज़र को भी निकाल देता है, यहाँ तक कि उसके ट्राउज़र को भी निकाल कर खुद की भी निकाल देता है। वो वांग जी को बिना प्रिपेयर करके उसके अंदर इंसर्ट होने लग जाता है। जब वो उसके अंदर एंटर हो जाता है तब वो धीरे से अपने आप को मूव करता है। वांग जी को दर्द तो हो रहे थे, लेकिन नशे की हालत में रहते हुए वांग जी का दर्द का एहसास नहीं था। वांग जी विंग को देखने लगता है और विंग धीरे धीरे करके अपने आप को मूव करने लगता है। वो उसके थाई के ऊपर अपने हाथों को रब कर रहा था और अपने आप को मूव कर रहा था। धीरे से विंग का फोर्स बढ़ जाता है और फिर वो रफली वांग जी के साथ इंटीमेट होने लगता है। वांग जी टोटली अपने आप को खो चुका था। वो लाउडली मौन कर रहा था। उसे प्लेजर फील हो रहे थे। विंग को स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रहा था। उसने यहाँ तक कि वांग जी को मार्क भी कर दिया था। वांग जी को यकीन नहीं था कि किसी अल्फा ने उसे मार्क किया। जब उसे दर्द हुआ तब वहाँ से ब्लड निकलने लगे। विंग ब्लड को लिक करते हुए कहा, आई लव यू, आई रियली लव यू, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। वांग जी को वो और फिर ज़्यादा किस करने लगता है और उसके साथ पूरी रात इंटीमेट होता है। इधर वांग जी उसे देखते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़। वांग जी उसे मार्क करने के लिए अपनी दांत को बढ़ाता है, बट वो उसे मार्क नहीं कर पाता है। उससे पहले ही वांग जी बेहोश हो गया था। तभी वांग जी की नींद टूट जाती है और फिर वो उठकर बैठ जाता है। उसने कहा, ये सपना मुझे बार बार क्यों तंग करता है, बार बार मुझे ऐसा क्यों एहसास दिलाता है कि वो अल्फा मुझे छू रहा था। उसने पानी पीते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि विंग की था ना, इतनी स्ट्रॉन्ग अल्फा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। विंग कम से कम वांग जी से 15 साल का उम्र में बड़ा होगा। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वांग जी और विंग की उम्र बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जब विंग को पता चलेगा कि वो वांग जी को एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं, वो ही सोच रहा था। विंग सिंगल था, उसने वांग जी की वर्जिनिटी ली है। विंग एक माफिया है। क्या विंग की वर्जिन था या फिर उसकी वर्जिनिटी उसने किसी और को पहले दे दिया था? क्या विंग ऐसा ही है, अपनी बेड पर उसे हर एक ओमेगा चाहिए। वांग जी पानी पीता है। फिर वांग जी को याद आता है, जब सुबह वांग जी की आँख खुली थी तब विंग दूसरी तरफ मुंह करके सो रहा था। वो बस विंग की फेस देखने ही वाला था। अचानक से वांग जी का फ़ोन रिंग हो गया और फ़ोन में बताया गया कि आज इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है कॉलेज पे। उसको मियान ने कॉल लगाया था, सो वो जल्दबाजी में वहाँ से चला गया था और उसने उसका चेहरा भी नहीं देखा था। वांग जी को पता ही नहीं था कि असल में वो विंग था, लेकिन जब पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। वांग जी की मौत के ज़िम्मेदार वांग जी खुद है। वांग जी अपने आप को थप्पड़ मारता है और अपने बच्चे को प्रॉमिस करता है कि वो उसे उसके बाप से इस बार ज़रूर मिलवाएगा, वो उसे ऐसे खोने नहीं देगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी कॉलेज आता है। जब वांग जी कॉलेज आता है तब वो देखता है कि मियाँ रो रही है। मियाँ को रोते हुए देखकर वांग जी ने कहा, क्या बात है मियाँ, तुम क्यों रो रहे हो? तभी वांग जी का एक और दोस्त शाओ शिनचैंग वहाँ पर आ गया। उसने कहा, पता है मियाँ बहुत रो रही थी क्योंकि उसे डर लग रहा था। वांग जी ने कहा, उसे डर क्यों लग रहा है? ये सुनकर शाओ शिनचैंग ने कहा, मियाँ ने कहा कि किसी ने उसकी वर्जिनिटी ले ली है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या? मियाँ क्या तुम मजाक कर रहे हो? मियाँ ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, ये पिछले 1 महीने की पहली बात है। वांग जी ने कहा, 1 महीने पहले की बात है? तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? 1 महीने की पहले की बात है और तुम अभी इसी वक्त कह रही हो, इससे पहले क्यों नहीं बताया? फिर उसने कहा, नहीं मुझे डर लगता था, लेकिन अब मैं क्या कहूँ, अब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ ना। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम प्रेग्नेंट भी हो गई? मियाँ ने कहा, हाँ। वांग जी ने अपनी माइंड में कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये झूठ बोल रही है। तभी सब लोगों ने कहा, हे चलो क्लास में चलो, टीचर्स आने वाले हैं। ये बोलकर सब लोग चले गए। मियाँ भी अंदर गई। इधर विंग शुयांग से सुना कि एक ओमेगा रो रही थी और वो कह रहा था कि वो 1 महीने पहले वही बार में, जिस बार में आप थी, उस बार में ही रात बिताई थी एक अल्फ़ा के साथ, और वो 1 मंथ की प्रेग्नेंट भी है। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या? ठीक है, उसे मेरे पास बुलाओ। ये सुनकर
शुयांग ने कहा ठीक है। शुयांग फांगची और मियान मिया की क्लास के अंदर आ गई। उसने मियान मिया को देखते हुए कहा, है यूँ तुम्हें प्रिंसिपल ने बुलाया है। यह सुनकर मियान मिया ने कहा ठीक है। इधर वो नीचे आ गया। नीचे आने के बाद वो विंग को देखते हुए कहा, आपने मुझे बुलाया, वरना मैं आपके पास खुद ही आ जाता। विंग ने कहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो पीछे मुड़ते हुए मियान मिया को देखा। मियान मिया उसकी ब्यूटी देखकर फिदा हो गई। उसने कहा, क्या हो रहा है, मतलब आपको नहीं पता कि आपने क्या किया है और क्या हो रहा है। विंग ने कहा, तुमने ये सबको क्यों कहा है कि मैं तुम्हारे साथ रात बिता कर आया हूँ। सिर्फ बताया नहीं बल्कि तुमने मीडिया पर पोस्ट भी किया है। ये सब क्या है मियान मिया। मियान मिया ने कहा, तो जो कुछ भी किया है ना, मैंने अपने लिए किया है। मैं 1 महीने से चुप रहा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहने वाली। क्या आपको याद नहीं उस दिन रात को आप मेरे साथ थे। विंग ने उसे घूर कर देखा। विंग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि उस दिन रात को मैं तुम्हारे पास था। इधर मियान मिया ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, उस दिन मैं नशे की हालत में थी और आपने मुझे उस रूम पर पाकर वो आपने मेरे साथ। विंग ने कहा, अच्छा क्या तुम्हारे साथ। मियान मिया ने कहा, मैं नहीं बता सकता, मुझे शर्म आ रही है। विंग ने कहा, तुम झूठ कह रही हो। तुम अभी की अभी सोशल मीडिया से ये डिलीट करोगे और सबसे कहोगे कि तुमने मजाक किया था, समझे। मियान मिया ने कहा, नहीं मैं नहीं करूँगा। आपने ऐसा किया है तो आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो। विंग ने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, तुम थोड़े से पागल हो। देखो वैसे ही मेरा दिमाग ख़राब है, ठीक है, ऊपर से मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मियान मिया ने कहा, ये बात सच है कि आपने उस दिन मेरे साथ। विंग ने कहा, जस्ट शट अप, अपना मुंह बंद रखो और मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं डैम श्योर हूँ कि उस दिन रात तुम नहीं थे। मियान मिया ने कहा, मैं ही था। शुयांग पीछे से आते हुए कहा, अच्छा अगर तुम्हें इतना ही विश्वास है कि उस दिन तुम ही थे, तो उस रूम के अंदर हमें कुछ लड़की की बाल मिले हैं। मुझे पता नहीं कि ये लड़का की है या लड़की की है, तो फिर क्यों ना इसका डीएनए टेस्ट हो जाए। ज़रूर ये तुम्हारी होगी तो फिर मैच हो जाएगा, है ना। मियान मिया घबरा गई क्योंकि ये बाल तो उसके हैं ही नहीं। फिर शुयांग ने उसकी एक बाल खींच लिया और उसे रिपोर्ट करवाने के लिए भेज दिया। मियान मिया घंटों तक बैठी रही। थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट में डीएनए मैच नहीं हुआ था। ये देखकर विंग ने कहा, ये क्या है, अगर उस दिन रात तुम मेरे साथ थे तो डीएनए मैच क्यों नहीं हो रहा है। उसने मियान मिया को थप्पड़ मारा। उसने कहा, झूठी कहेगी, जिस दिन मेरे साथ ओमेगा थी वो कोई फीमेल नहीं बल्कि एक मेल ओमेगा था। ये सुनकर मियान मिया घबरा गई। उसने कहा, क्या मेल ओमेगा था, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये नाटक नहीं करता। उसने कहा, नहीं वो मैं ही थी, शायद आपको अंधेरे में मेल। तभी विंग ने एक और थप्पड़ मारते हुए कहा, ठीक है डॉक्टर को बुलाओ, तुम्हारी प्रेगनेंसी अभी मैं चेक करूँगा। ये सुनकर मियान मिया घबरा गई। उसने कहा, वो मैं प्रिंसिपल, मुझे कुछ काम है। उसने कहा, रुक जाओ। वहाँ पर जो डॉक्टर था वो आ गए। डॉक्टर ने कहा, क्या बात है प्रिंसिपल। उसने कहा, इसको चेक कीजिए और पता कीजिए कि ये प्रेग्नेंट है कि नहीं। डॉक्टर ने चेक किया। उसने कहा, नहीं ये बिल्कुल ठीक है और यहाँ तक कि ये बिल्कुल स्वस्थ है, इसके हार्मोन्स बैलेंस भी बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। वहीं गुस्से में एक और थप्पड़ मारते हुए कहा, सच बताओ। मियान मिया ने कहा, वो मैं नहीं था, दरअसल मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे लगा शायद इस बहाने आप मेरे करीब आ जाओगे। विंग ने थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हारी वजह से किसी और की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली थी, जल्दी से पोस्ट को डिलीट करो। मियान मिया ने पोस्ट को डिलीट किया और सबसे ये कहा कि वो मजाक कर रही थी। फांगची ने कहा, सच में ये काफ़ी अजीब सी लड़की है। शाह सिंह चैंग ने कहा, है ये फांगची, तुम्हें वाह क्या है, तुम कितने खोए खोए से लगते हो। फांगची ने कहा, जो बात मियान मिया ने कही है ना वो सच है, वांगजी टेरेस्ट पर थी। फांगची ने कहा, दरअसल उस दिन रात मैं विभूषण सर के साथ था। ये सुनकर शाह सिंह चैंग ने कहा कि क्या मजाक चल रहा है, एक बार मियान मिया कह रहा है, एक बार तुम कह रहे हो। फांगजी ने कहा, ये देखो मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट, मैं प्रेग्नेंट हूँ। शाह सिंह चैंग ने कहा कि क्या विंग सर के बेबी से। फांगजी ने कहा, हाँ, बट मैं ये कैसे प्रूफ करूँ।
शाओ सिंह ने कहा, वही तो, तुम प्रूफ कैसे करोगे कि ये बेबी तुम्हारा है, उसका है और उसके साथ तुमने रात बिताई थी? वांग जी ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी जब कॉलेज आता है तब वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हॉल में एक छोटा सा शो चल रहा था और वहाँ पर एक छोटा सा फेस्टिवल मनाया जा रहा था। वो लोग गॉड के साथ प्रे कर रहे थे और वहाँ पर एक छोटा सा ओकेशन भी चल रहा था। सब लोग वहाँ पर मौजूद थे, सारे स्टूडेंट। वांग जी जानबूझकर एक स्लीवलेस ड्रेस पहन कर आया था और उसका जो अल्फ़ा बाइट था वो साफ साफ नज़र आ रहा था। वांग जी एक शर्ट पहना हुआ था लेकिन उसके शर्ट शोल्डर तक आ रहे थे और जानबूझकर उसने अपनी अल्फ़ा मार्क को उसने बाहर निकाला हुआ था ताकि विंग उसे आसानी से देख ले। ये वांग जी का सबसे पहला प्लान है। स्टेज में सारे स्टूडेंट्स को फाइल और फ्लावर बुके दिए जा रहे थे। एक एक करके सभी के सभी नाम को बुला बुला कर वो लोग दे रहे थे। वांग जी का नाम भी आती है और वांग जी ऊपर आता है। विंग उससे फ्लावर बुके देने जाता है। तुरंत विंग की नज़र वांग जी की गर्दन पर आती है। वांग जी की गर्दन पे जो अल्फ़ा बाइट था उसे देखकर विंग के हाथ से फ्लावर बुके गिर जाता है। तभी शुयांग उसे उठाते हुए कहा, आई एम सॉरी बॉस, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने वांग जी को अच्छे से देखा बट उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। उसका ही कॉलेज का एक स्टूडेंट जिसके साथ उसने रात बिताई है, नामुमकिन, ये नहीं हो सकता है। विंग यही सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है। वांग जी ने जानबूझकर अपनी अल्फ़ा मार्क को और भी अच्छे से रिवील कर दिया ताकि विंग अच्छे से उसे देख सके। विंग अच्छे से उसकी अल्फ़ा मार्क को देख पा रहा था। जैसे ही वांग जी उसके करीब आता है वैसे ही वो अपना कंट्रोल धीरे धीरे खोने लगता है। ये साफ साफ विंग के पास प्रूफ हो गया कि वो अल्फ़ा मार्क किसी और के नहीं बल्कि विंग के ही है। बट हाउ इट्स पॉसिबल? विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि एक स्टूडेंट उस बार में क्या कर रहा था। वो इस कहानी की तह तक जाना चाहता है। इधर वांग जी वैन चाओ को देखता है। वैन चाओ वांग जी के पास आता है और ये रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ हम पहले जैसा बन जाते हैं, प्लीज़ देखो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट वांग जी उसे भाव नहीं देता है। वांग जी उल्टा उसे कह देता है कि अब उसने एक दूसरा बॉयफ्रेंड पटा लिया है, सो उससे दूर रहे। वैन चाओ ने कहा, वो बॉयफ्रेंड है कौन? बट वांग जी जवाब नहीं देता। फिर वैन चाओ मियान मियाँ से मिलती है और मियान मियाँ को समझाती है और मियान मियाँ से बातें करती है। मियान मियाँ ने कहा, आज के पूरे ओकेशन में मैंने सिर्फ वांग जी और विंग को देखा है। विंग हर वक्त सिर्फ और सिर्फ वांग जी को ही देखे जा रहा था। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, ये वांग जी विंग के ऊपर डोरे डाले जा रहा है। वैन चाओ ने कहा, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो वांग जी को मैं नहीं छोड़ूंगा। सीन कट होता है। वांग जी वही कपड़े को ढूंढ निकालता है जिस कपड़े को पहनकर वो उस दिन बार में गया था और जिस कपड़े को विंग उसे पहचानेगा, जिस कपड़े पहनकर वो विंग के साथ रात बिताया था। वांग जी उस कपड़े को देखते हुए कहा, अब मेरा नेक्स्ट प्लान है, मैं इस कपड़े को पहनकर कल कॉलेज जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर इधर वो उस कपड़े को पहनकर नेक्स्ट डे कॉलेज आता है। जब वो कॉलेज आता है तब सब लोग वांग जी से ये पूछते हैं कि उसने पुराना कपड़ा क्यों पहना हुआ है, क्योंकि कहीं कहीं पर ये कपड़े फट भी चुके हैं। वांग जी ने बस बहुत मुश्किल से उन जगह को सिलाई किया है। वांग जी ऊपर आ जाता है। वो किसी की बातों का जवाब नहीं दे रहा था। वांग जी पानी लाने के बहाने क्लासरूम से बाहर आता है। उसे पता है इस वक्त विभूषण कॉरिडोर में होगा। वो जानबूझकर कॉरिडोर से होकर जाता है जबकि उसकी क्लासरूम से पानी जहाँ पर वो पानी भरते हैं वो बस 1 मिनट का रास्ता है, लेकिन वो जानबूझकर 5 मिनट वाले रास्ते को चुन लेता है और वो घूमकर कॉरिडोर से आता है। जब वो विंग के सामने से गुजर रहा था तब विंग उसे देख लेता है और उसकी नज़र उसी कपड़े के ऊपर पड़ती है। वो वांग जी को देखते हुए कहा, हे सुनो। वांग जी रुक गया। उसने मन ही मन स्माइल किया। वो पीछे मुड़ते हुए कहा, यस सर, यस टीचर। वो विंग के पास आ गया। उसने विंग को ग्रीट किया। विंग सबसे पहले उसके कपड़ों को देख रहा था। ये तो वही कपड़े हैं उस दिन उस मेल ओमेगा ने ये कपड़े पहना हुआ था। उसने वांग जी से पूछा, मुझे तुमसे कुछ पूछनी है। वांग जी ने कहा, यस टीचर, पूछिए। फिर
वेंग ने कहा, पहले बताओ क्या तुम किसी बार में गए थे? एक महीने पहले। वेंग ने कहा, कौन सा बार? फिर वेंग ने कहा, ये वाला बार। उसने इसका नाम बताया। फांगजिन ने कहा, मैं तो वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। दरअसल मेरे पास तो कोई नहीं है ना, इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ता है टीचर। वेंग ने कहा, क्या तुम वहाँ पर जॉब करते हो? इसका मतलब? फांगजी ने कहा, टीचर मेरे क्लास का वक्त हो रहा है, मुझे क्लास में जाना पड़ेगा। वेंग ने कहा, लेकिन वांगजी चला गया वहाँ से। फांगजी ने कहा, अब ये वेंग ही मुझे बचा सकता है। जल्द से जल्द मुझे वेंग को ये समझाना होगा वो ओमेगा मैं था, और तो और वो बच्चा भी उसका ही है। अगर मैंने इसे रिवील कर दिया तो मेरे बच्चे की जान की खतरा है। उससे पहले मैं वेंग को इशारा में समझाना पड़ेगा। ये बोलकर वो ऊपर चला गया क्लासरूम में। सीन कट होता है। नेक्स्ट डे वेंग ऑफिस रूम में बैठा हुआ था और वो यही सोच रहा था कि फांगजी के पास वो कपड़े, वो अल्फ़ा मार्क कैसे आ गए। वो शुयांग से बात कर रहा था। इधर वांगजी को काफ़ी ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी। वांगजी बार बार उल्टियाँ कर रहा था। मियान मियाँ को उस पर शक होने लगता है। उसने कहा, हे वांगजी, तुम्हें इतनी उल्टियाँ क्यों हो रही हैं? वांगजी ने कहा, अब मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है, मैंने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया होगा। फिर मियान मियाँ ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तो फिर चलो चेकअप करने के लिए जाते हैं। फांगजी ने कहा, नहीं मुझे नहीं करना। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती हैं। फांगजी ने कहा, अगर इस मियान मियाँ को पता लग गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो ये नया चाल चलेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उसे पता लगने नहीं दूँगा। इधर मियान मियाँ ने कहा, लेकिन तुम क्यों नहीं जा रहे हो? ये पता लगाना ही पड़ेगा। तभी शुयांग ने वांगजी को देखते हुए कहा, हे वांगजी, तुम्हें टीचर वेंग ने प्रिंसिपल वेंग ने बुलाया है। वांगजी ने कहा, ठीक है मैं चलता हूँ। वांगजी ने मन ही मन स्माइल किया। उसने कहा, मैं जीत के बहुत करीब हूँ। वेंग ऑफिस रूम में खड़ा था। वांगजी उसे देखते हुए कहा, यस प्रिंसिपल, क्या आपने मुझे बुलाया? फिर शुयांग ने वांगजी के सिर से एक बाल खींच लिए। वांगजी ने कहा, आउच, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? ये क्या कर रहे हो? शुयांग ने कहा, आई एम सॉरी। ये बोलकर वो दोनों सैंपल लेकर भेज देते हैं। वांगजी ने कहा, सर आपने मुझे क्यों बुलाया है? ये सुनकर वेंग ने कहा, दरअसल मुझे तुमसे कुछ पूछनी है। शुयांग तुम बाहर जाओ। वेंग धीरे धीरे करके वांगजी की तरफ बढ़ने लगता है। शुयांग दरवाजे को बंद कर देता है। वांगजी को घबराहट सी होती है। वांगजी अलमारी से जाकर लग जाता है। उसके पीछे अब जाने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ अलमारी ही थी। वेंग उसके करीब आ जाता है, इतना करीब कि वेंग की स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा फेरामोन्स वांगजी को महसूस हो रहा था। वांगजी ने कहा, टीचर आपको क्या क्या बोलना है? वेंग ने कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उस दिन रात क्या हुआ था? वांगजी ने कहा, किस दिन रात? उसने वांगजी के सीने के ऊपर हाथ रखा और वहाँ से एक पेंडेंट को बाहर निकाला। ये एक जेड पेंडेंट था। वांगजी ने कहा, यह पेंडेंट तुम्हें कहाँ से मिला? वांगजी उस पेंडेंट को लेते हुए कहा, दरअसल ये मेरी मोम की आखिरी निशानी है, प्लीज़ इसे मत लीजिए, ये बहुत कीमती है। वेंग उस पेंडेंट को देखकर पहचान गया। उसने कहा, ये वही पेंडेंट है जिस दिन मैं उसके साथ था, वो इसी पेंडेंट को पहना हुआ था। उसने वांगजी की फेस को पकड़ा। उसने कहा, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कि वो तुम हो? मैंने तुम्हारा फेस देखा ही नहीं अच्छे से। वांगजी ने कहा, टीचर ये आप क्या कर रहे हो? वेंग उसके नेक के पास अपनी नोज़ को लेकर जाता है। उसकी ओमेगा फेरामोन्स को इनहेल करने लगता है। वांगजी ने जानबूझकर अपनी ओमेगा फेरामोन्स को रिलीज़ कर दिया। तुरंत वेंग को उसके ओमेगा फेरामोन्स महसूस होते हैं। उसने कहा, सैंडलवुड। उसने वांगजी को देखा। वांगजी ने कहा, अब सर मुझे माफ़ कर दीजिए, आप एक अल्फ़ा हो और आप मेरे इतने करीब आ रहे हो तो मेरी ओमेगा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो ना, इसीलिए गलती से मैंने ओमेगा फेरामोन्स को रिलीज़ कर दिया। वेंग उसे देखने लगा। तुरंत उसकी आँखों का कलर गोल्डन ब्राउन कलर में चमकने लगा। ये देखकर वांगजी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। वेंग उसे देखते हुए अपने माइंड में कहा, अगर ये मेरी ओमेगा नहीं है तो मेरा अल्फ़ा इसके लिए इतना क्यों आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है? अगर मैंने इसे मार्क नहीं किया है तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मेरे अंदर डिज़ायर क्यों जग रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं ऐसे किस कर लूँ? फिर इधर वांगजी घबरा गया।
उसने विंग को देखते हुए कहा, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, क्या मुझे बहुत गुस्सा हो? फिर विंग वांग जी की फेस को पकड़ते हुए कहा, एक बात पूछूं, जवाब दोगे? वांग जी ने कहा, क्या सर? उसने कहा, उस दिन रात क्या तुम किसी अल्फा के साथ थे? वांग जी ने कहा, क्या किस दिन रात, कौन सी रात? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। विंग ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, क्या याद नहीं है? तो तुम्हारे पास ये अल्फा माँ कहाँ से आए? वांग जी ने कहा, वो दरअसल सर, अगर मैं बताऊंगा तो सब लोग मुझे मारेंगे सर, सब लोग मुझे गाली देंगे, मुझे कॉलेज से बाहर निकाल देंगे। विंग ने कहा, बताओ क्या हुआ था? वांग जी ने कहा, मैं उस दिन बहुत थक चुका था और मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत फोर्स किया डांस करने के लिए, क्योंकि उस दिन बहुत सारे पैसे हुए थे। तो मैंने ड्रिंक करना स्टार्ट किया, उन्होंने फोर्स किया और हम सबने ड्रिंक किया, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया और मैंने कभी ड्रिंक किया ही नहीं था, इसीलिए वो मुझ पर कुछ ज़्यादा भारी हो गई। मैं घर जाने की बजाय होटल रूम की तरफ चली गई और गलती से किसी अल्फा ने मुझे खींच लिया और फिर मैं बता नहीं सकता। और फिर विंग ने कहा, अगर तुम्हें उसने खींच लिया था तो सुबह तुम भाग क्यों गए? वांग जी ने कहा, मुझे बहुत डर लगा, मैं घबरा गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, मैं वहाँ से भाग गया डर के मारे। ये सुनकर विंग वांग जी को देखकर समझ गया कि ये उसका ही मेट है और जो कुछ भी वो बोल रहा है ये बिल्कुल सच था। तभी शुयांग ने दरवाजे पर नॉक किया। विंग ने कहा, अंदर आ जाओ। विंग वांग जी के करीब से हट गया। उन दोनों के ऐसे उलझे हुए देखकर शुयांग ने कहा, अब ये लीजिए डीएनए रिपोर्ट। वांग जी ने कहा, डीएनए रिपोर्ट? उसने शुयांग को देखा। शुयांग ने कहा, 100% मैच हो चुका है सर। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, इसका मतलब उस दिन तो मेरे कमरे में थे। वांग जी विंग को देखने लगता है। शुयांग अपने सिर को हाँ में हिलाता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। उसने वांग जी को देखते हुए कहा, तो मेरे कमरे में थे उस दिन? वांग जी ने कहा, कौन से कमरे, कैसे कमरे, किस तरह के कमरे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी ने विंग को देखा। विंग उसके करीब आ गया और उसे समझाते हुए कहा, उस दिन रात तुम जिस अल्फ़ा की बात कर रहे थे ना, वो अल्फ़ा मैं था। ये सुनकर वांग जी नाटक करता है। उसने कहा, क्या वो अल्फ़ा आप थे? आई एम सॉरी। वो नीचे बैठ जाता है। विंग के पैर को पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे पता नहीं था, वो दरअसल मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज़ मुझे कॉलेज से मत निकलना, मुझे पढ़ाई करना है प्लीज़। वांग जी ने विंग को मिन्नतें मांगी। विंग ने शोल्डर को पकड़ा। उसने कहा, क्या कर रहे हो, पागल हो क्या? उसने वांग जी को ऊपर उठाया। उसने कहा, सॉरी मुझे बोलना चाहिए और थैंक यू भी। वांग जी ने कहा, थैंक यू? विंग ने कहा, मैं अपनी अल्फ़ा रेड से गुजर रहा था, मैं बहुत पीड़ित था, मैं तुमसे कह नहीं सकता हूँ कि मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही थी, मुझे लगा शायद मैं मर ही जाऊँगा। मैं दरवाजे से बाहर जा रहा था, अचानक तुम्हारे साथ मेरी टक्कर हो गई, तुम्हारी खुशबू ने मुझे मोहित कर दिया, तुम बहुत ब्यूटीफुल थे, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, मेरे अल्फ़ा ने तुम्हें खींच लिया और फिर मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो गया। ये सुनकर वांग जी ने आंखें बंद कर लिया। विंग ने उसकी फेस को पकड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है कि इतने दिन तक मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। वांग जी ने कहा, मुझे एक और बात कहनी है। विंग ने कहा, क्या बात कहनी है? वांग जी ने कहा, वो मैं आपकी बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर विंग के लिप्स के कॉर्नर पर एक स्माइल थी। उसने कहा, क्या रियली? मैं पिता बनने वाला हूँ? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने वांग जी के फोrehead के ऊपर किस किया। उसने कहा, पता है उस दिन से तुमसे प्यार हो गया है, जिस दिन तुम मेरे साथ थे, उस दिन से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम्हारी खुशबू ने मुझे पागल कर दिया है। वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग उसके शुगर डैडी से कम नहीं लग रहा था। सच में यार, वो वांग जी से 15 साल का बड़ा था। अब आप सबको डाउट है ना वांग जी और विंग की एज, मतलब जो एज गैप है, तो उन दोनों का एज कितना है? तो वांग जी 20 साल का है और विंग 35 साल का है, ठीक है, मतलब अंकल जैसा है। इधर विंग उसे देखते हुए कहा, मुझे पता है कि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। अब फिर वांग जी ने विंग की फेस को पकड़ा। उसने कहा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग उसे देखने लगता है। वांग जी ने तुरंत विंग को किस कर दिया। विंग ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। विंग ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। फिर उसने वांग जी की
जो फेस था उसे देखने लगा। विंग चुपचाप खड़ा था। वांग जी अब उससे दूर हो जाता है। विंग थोड़ा सा उससे लंबा था तो वो अपनी पैरों को उठाकर किस कर रहा था। फिर वो नीचे की तरफ झुकते हुए कहा, आई एम सॉरी सर। वो विंग ने उसके नेक को पकड़ा और फिर उसे अपनी तरफ खींच लिया और वहाँ पर स्टार्ट हो गए एक पैशनेट किस। उसने पूरे वांग जी की लिप्स को कैप्चर कर लिया और सक करने लगा। वांग जी को मतलब पता ही नहीं था कि विंग गुस्सा होने की वजह से फिर से एक बार किस करेगा। विंग ऐसे एग्रेसिवली किस कर रहा था तो वांग जी अपने दोनों हाथों से विंग के नेक को ग्रैब कर लेता है और फिर वो भी उसे किस बैक करता है। विंग किस करते हुए वांग जी को टेबल के ऊपर बिठा देता है और बिठाने के बाद वो उसकी थाई को टच करते हुए उसकी कमर को अपनी तरफ और क्लोज़ करता है और उसे अच्छे से और किस करने लगता है। वो जितना किस कर रहा था उतना डूबता जा रहा था। वो वांग जी के ऊपर ही आ चुका था। तुरंत किसी ने विंग के फ़ोन पर कॉल लगाया। वो रुक गया। वो रुकते हुए कहा, आई एम सॉरी। उसने कॉल उठाते हुए कहा, यस मिस्टर वैन। उसने कहा, विभूषण मुझे तुमसे अर्जेंट मिलना है। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स। फिर वांग जी ने विंग को ग्रीट करते हुए कहा, मैं क्लास में जा रहा हूँ। विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और वांग जी वहाँ से निकल गया। सीन कट होता है। विंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था कि फाइनली उसे उसका ओमेगा मिल चुका है और इधर वांग जी भी फाइनली वो विंग को सब कुछ समझा पाया है और ये बच्चा भी विंग का है। इसने विंग को बता भी दिया है। उसने अपनी बच्चे की मतलब अपनी टमी के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, बेबी तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारा फादर हम दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि हम दोनों को नुकसान पहुंचाए। तभी मियान मियाँ ने कहा, तुम किससे बातें कर रही हो? वांग जी घबराते हुए कहा कि क्या? मियान मियाँ ने कहा, तुम्हें पता है ना कल हमारी कॉलेज की एनिवर्सरी है और बहुत बड़ा पार्टी है, तो सब लोग डेकोरेशन के काम पर लगे हुए हैं और तुम कहाँ गायब हो गए थे? वांग जी ने कहा, मैं वो बाथरूम गया था। मियान मियाँ ने कहा, तुम आजकल कुछ ज़्यादा बाथरूम नहीं जा रही हो। वांग जी, क्या तुम्हें फिर से वॉमिटिंग हो रही थी? वांग जी ने कहा, नहीं वो। फिर मियान मियाँ ने कहा, तुम चलो ना चेकअप के लिए, तुम्हें कुछ हुआ है तो पता लग जाएगा। उसने कहा, नहीं कोई बात नहीं। मियान मियाँ ने कहा, कुछ तो है जो ये वांग जी मुझसे छिपा रहा है। ये अभी प्रिंसिपल के ऑफिस रूम से आया है। कितना झूठ बोलता है और बोल रहा है कि वो वॉशरूम गया था। झूठे कहीं के। शाओ सिंह के साथ वांग जी डेकोरेशन के काम पे लग जाता है क्योंकि कल बहुत बड़ा एक पार्टी है, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी की एनिवर्सरी था, तो वो सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। इधर विंग सबको काम समझा देता है। वो वांग जी को देखता है और वांग जी को देखते हुए कहा, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे बच्चे का ध्यान रखो। वांग जी ने कहा, अगर आप ऐसा करोगे तो सबको शक हो जाएगा, मैं छोटा मोटा काम कर लूँगा, आप चिंता मत कीजिए, बच्चे को हर्ट नहीं होगा। विंग ने उसके बालों को सीधा करते हुए कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना और खाना खाना अच्छे से। बहुत जल्द मैं हम दोनों की शादी की अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, ठीक है? मैं सोच रहा हूँ कि कल के पार्टी में ही अनाउंसमेंट कर दूँ और तो और उस दिन ही हम दोनों की एंगेजमेंट हो जाएगी और फिर 1 हफ्ते बाद हम शादी कर लेंगे। वांग जी ने कहा, रियली? विंग ने कहा, वांग जी ने कहा, बट मेरी पढ़ाई? विंग ने कहा, तुम शादी के बाद पढ़ाई कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वांग जी ने बहुत खुशी होकर विंग को देखा। ये देखकर मियान मियाँ थोड़ा सा गुस्सा हो रही थी और जेलस फील कर रही थी कि प्रिंसिपल के साथ वांग जी इतनी क्लोजली बात क्यों कर रहा है और तो और प्रिंसिपल इतना हंसकर बात कर रहा है। किसी ने भी प्रिंसिपल को ऐसे हंसते हुए नहीं देखा है और तो और वो वांग जी के बालों को भी टच कर रहा है। ये देखकर मियान मियाँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मियान मियाँ गुस्से में जली जा रही थी। सीन कट होता है। नेक्स्ट डे। इधर वांग जी रेडी होकर कॉलेज आ चुका था। वांग जी आज बहुत हैप्पी था कि फाइनली विंग अनाउंसमेंट कर देगा कि वांग जी और विंग दोनों अब साथ हैं और शादी करने वाले हैं और तो और एंगेजमेंट की रिंग भी वो उसे पहनाएगा। हैप्पीली आज वो कॉलेज आया था, लेकिन उसकी तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कुछ दिन से वो खा पी नहीं पा रहा था क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, तो उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, जिससे उसके शरीर की तापमान थोड़ा सा बढ़ चुका था, बुखार जैसा लग रहा था और ऊपर से उसे बहुत ज़्यादा चक्कर से आ रहे थे। इधर जो वांग जी था वो बहुत मुश्किल से इधर उधर चल रहा था। मियान मियाँ उसे देखते हुए कहा, तुम इतने सूखे सूखे से क्यों लग रहे हो वांग जी? एक बात बताओ,
आखिर प्रिंसिपल के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? तुम उससे क्या बात कर रहे थे? फांगजी ने कहा, आज पार्टी में पता लग जाएगा कि मैं उनसे क्या बात कर रहा था। वो मियान मियाँ को थोड़ा रूडली बताती है। मियान मियाँ ने कहा, फांगजी मुझसे ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? उसने वांगजी की हाथ को पकड़ते हुए कहा, हे वांगजी, बताओ, असल में उस दिन तुमने मुझे झूठ क्यों कहा? उस दिन तो तुम प्रिंसिपल के ऑफिस रूम में थी ना? वांगजी ने कहा, तो मैं इससे क्या, और वैसे भी आज जो कुछ भी होगा ना, उसका तुम भी देख लेना अच्छे से। ये सुनकर मियान मियाँ ने कहा, तुम कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहे हो, हुआ क्या है? फिर इधर वांगजी ने कहा, कुछ भी हुआ हो। तभी वांगजी को चक्कर आ गए और वांगजी नीचे बेहोश हो गया। ये देखकर मियान मियाँ घबराते हुए कहा, वांगजी बेहोश हो गया है। शाओ सिंह-चैंग और बाकी सब लोग वहाँ पर आ गए। तभी डॉक्टर को बुलाया गया। कॉलेज की डॉक्टर वहाँ पर आ गई। उन्होंने वांगजी को चेक करना स्टार्ट किया। इधर विंग वैन रोहान से मिलने के लिए वैन रोहान के पास गया था, क्योंकि वैन रोहान कल उसे कॉल करके बुलाया था। विंग जब वैन रोहान से बातें कर रहा था तभी शुयांग उसे कॉल करता है। शुयांग ने कहा, बॉस, वांगजी की तबीयत ख़राब है, वो बेहोश हो गया है, अब जल्दी आइए। फिर विंग ने कहा, मेरी कार ख़राब हो चुकी है, क्या तुम कार लेकर आ सकते हो? शुयांग ने कहा, ऑफ कोर्स। ये बोलकर शुयांग कार लेकर चला गया विंग को लाने के लिए। इधर डॉक्टर ने कहा कि वांगजी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए। मियान मियाँ ने कहा, क्या प्रेग्नेंट? वांगजी खड़ा होता है। उसे मुश्किल से चलने के लिए मुश्किल हो रहा था। शाओ सिंह-चैंग ने पकड़ते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? उसने वांगजी को बिठाया और पानी पिलाया। तुरंत मियान मियाँ ने उसके हाथ से ग्लास को छीन लिया और छीनने के बाद उसे नीचे फेंक दिया। उसने कहा, वाह वांगजी वाह, तुम तो छुपा रुस्तम निकले। वांगजी ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मियान मियाँ ने कहा, हाँ वांगजी, भूल मत कि तुम एक अनमैरिड ओमेगा हो। गाइस, उसने क्लैप किया और सबको बुलाया। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है एक अनमैरिड ओमेगा प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? सब लोग वांगजी को देखने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं, ये वही वांगजी है ना जो बार में काम करती है डांस का। फिर मियान मियाँ ने कहा, तुम्हें पता है वांगजी बार में सिर्फ डांस से नहीं कुछ और भी करता है। ये सुनकर वांगजी ने कहा, मैं वहाँ पर डांस करने के लिए जाता हूँ, कुछ और नहीं। मियान मियाँ ने कहा, अगर तुम कुछ और करने के लिए नहीं जाते हो तो ये बच्चा तुम्हारे पास कैसे आया? हाँ, हो सकता है कि तुमने इसी वजह से ही वेन चाओ से ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि तुम्हें पता है कि वेन चाओ इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऊपर से इसका मतलब ये है कि वेन चाओ इस बच्चे का बाप नहीं है। हाँ वांगजी, तुम तो गोल्ड डिगर निकले। क्या ये पैसे के लिए क्या तुमने? वांगजी ने मियान मियाँ को थप्पड़ मारते हुए कहा, अपनी ज़बान संभाल कर बात करो, मैंने कोई पैसे के लिए कुछ भी नहीं किया है। मियान मियाँ ने कहा, मैं पक्का श्योर हूँ कि तुमने पैसे के लिए अपना जिस्म बेचा होगा और फिर तुम संभाल नहीं पाई और फिर तुम्हारे पेट में बच्चा आ गया, है ना वांगजी? मुझे पहले से ही वांगजी के ऊपर डाउट हो रहा था, क्योंकि वांगजी को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। वांगजी बताओ, ये बच्चा किसका है? वांगजी ने कहा, चुप रहो, जब तक विंग नहीं आएगा तब तक मैं उसका नाम रिवील कैसे कर सकता हूँ? अगर विंग आकर गुस्सा हो गया तो? फिर मियान मियाँ ने वांगजी को थप्पड़ मार दिया। वांगजी नीचे गिर गया। शाओ सिंह-चैंग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो मियान मियाँ? उसने वांगजी को खड़ा किया। वांगजी ने कहा, तुम पछताओगे मियान मियाँ। मियान मियाँ ने कहा, चाबुक लेकर आओ। पता है वांगजी, इस कॉलेज में पढ़ने के लिए वर्जिन रहना पड़ता है और तुमने अपनी वर्जिनिटी खो दी है। तुम्हारे इस कॉलेज में रहने की कोई जगह नहीं है। ये सुनकर वांगजी उसे देखते हुए कहा, तुम मुझे निकालने वाले कौन होते हो? मियान मियाँ ने कहा, मैं नहीं बल्कि खुद विंग सर तुम्हें निकालेंगे और मैं उसी का ही काम कर रहा हूँ। वांगजी ने कहा, मैं भी देखता हूँ कि विंग सर किसको निकालता है, मुझे या फिर तुम्हें। मियान मियाँ ने कहा, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये बोलकर वो उसे एक और थप्पड़ मारने के लिए जाता है। तुरंत वांगजी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे मारोगे? यह बोलकर उसने ही मियान मियाँ को एक थप्पड़ मार दिया। मियान मियाँ ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हारे पास तो कोई औकात भी नहीं है। वोकेशनल फ्री में पढ़ रहे हो तुम इस कॉलेज में, तुम्हारे पास तो औकात भी नहीं है और तुम मेरे ऊपर हाथ उठाते हो। वांगजी, तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी, इसीलिए तुम किसी के साथ सो गए। तभी इधर वैन ज़ुलियो ने कहा, अगर तुम्हें इतनी पैसे की ज़रूरत थी तो तुम मेरे बॉस को बोलते। बॉस तुम्हारे साथ सोने के लिए तुम्हें 1 करोड़ रुपए देते। वांगजी ने कहा, तुम चुप रहो, समझे? अपनी गंदी ज़ुबान बंद रखो और तुम्हारा वो बॉस एक नंबर का धोखेबाज है। ये सुनकर वैन ज़ुलियो ने कहा, धोखेबाज?
मेरा बॉस नहीं, तुम हो। तुमने बॉस को धोखा दिया है, अब भरपाई करनी पड़ेगी। सारे लोग मियान मियाँ के साथ थे क्योंकि मियान मियाँ का फादर बहुत अमीर इंसान है और अगर उन्होंने मियान मियाँ का साथ नहीं दिया तो वो लोग यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते हैं। सब लोगों ने वांग जी के ऊपर ब्लेम किया। वांग जी के साथ सिर्फ शाओ सिंचैंग खड़ा था। शाओ सिंचैंग ने कहा, मियान मियाँ ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। मियान मियाँ ने कहा, बेस्ट फ्रेंड? मुझे घृणा आती है ऐसे बेस्ट फ्रेंड से जिसने पैसों के लिए अपने जिस्म को बेच दिया है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तो अपने हद पर रहो। मियान मियाँ ने कहा, तुम्हें मारने का बहुत मन कर रहा है, इस यही वक्त है वांग जी से बदला लेने का। ये बोलकर वो चाबुक को बाहर निकालती है और वांग जी को पीटने के लिए चाबुक को उसे मारने को जाता है। तुरंत पीछे से किसी ने चाबुक को पकड़ लिया और उसने कहा, रुक जाओ, मेरे रहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कॉलेज में शासन करने की? ये सुनकर मियान मियाँ चाबुक को छोड़ देती है। वहाँ पर विंग खड़ा था। वांग जी विंग को देखते हुए रो देता है। वो विंग के पास आता है और वो कहता है, विंग तुम आ गए। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। यह देखकर मियान मियाँ ने कहा, विंग सर, आप जानते भी हो आप किसे बचा रहे हो? विंग मियान मियाँ को गुस्से में देखने लगता है। मियान मियाँ ने कहा, ये अनमैरिड ओमेगा प्रेग्नेंट है, वो भी किसी के बेबी से। आपको पता है ये किसी के साथ रात बिताकर आई है और उसके बच्चे को अपने पेट में लेकर घूम रहा है। तुरंत विंग ने एक कस का थप्पड़ मारा। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग जी के ऊपर हाथ उठाने की और चाबुक से उसके ऊपर वार करने की? तुम्हें पता है मैं तुम्हें इसी वक्त कॉलेज से निकाल सकता हूँ। मियान मियाँ ने कहा, आपने कहा था ना कि यहाँ पर सिर्फ वर्जिन रह सकते हैं, लेकिन वांग जी तो वर्जिन नहीं रहा ना। फिर विंग स्टेज के ऊपर वांग जी के हाथ को पकड़ के लेकर आया। उसने कहा, आज मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। मैं और वांग जी काफ़ी टाइम से एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों साथ हैं और ये बेबी भी मेरा है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो गए। सब लोगों ने घुटना टेक कर वांग जी से माफ़ी मांगना स्टार्ट किया क्योंकि अगर विंग ने सबको निकाल दिया तो इस कॉलेज में चांस पाना बहुत मुश्किल है। विंग सबको देखने लगता है गुस्से में। तभी सब लोगों ने कहा, ये सब मियान मियाँ की गलती है, हमने कुछ भी नहीं किया। मियान मियाँ ने कहा, क्या हो, इसलिए तुम प्रिंसिपल के रूम में थे ना? अब मुझे समझ में आया कि तुम प्रिंसिपल के रूम में क्यों गए थे। तुमने प्रिंसिपल को भी अपने झांसे में फंसा लिया। तुमने विंग को मुझसे छीन लिया वांग जी। फिर विंग ने सबके सामने वांग जी के हाथ में रिंग पहनाया और उनकी एंगेजमेंट कंप्लीट हो गई। उसने वांग जी को सबके सामने किस भी कर लिया। यह देखकर सब लोग पूरी तरीके से हैरान थे। सब लोग वांग जी को मान लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। विंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। सीन कट होता है। आज विंग वांग जी को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ देता है। वांग जी उसे रिक्वेस्ट करता है अंदर आने के लिए। विंग कहता है उसे कुछ ज़रूरी काम है, वो फिर किसी दिन आएगा। वांग जी ने कहा ठीक है। वो अपने रूम के अंदर चला जाता है। सीन कट होता है। इधर मियान मियाँ गुस्से में आग बबूला हो रही थी। उसने वैन चाओ से बात किया। वैन चाओ ने कहा, तुम घबरा क्यों रही हो, मैं हूँ ना। मियान मियाँ ने कहा, तुम होकर भी क्या फ़ायदा है, तुम कुछ कर सकते हो। उस विंग ने ये क्या कर दिया और उस वांग जी ने मुझसे विंग को छीन लिया हमेशा के लिए। मैं उस वांग जी को नहीं छोड़ूंगा। मन कर रहा है कि मैं जाकर उस वांग जी का गला दबा दूँ। वैन चाओ ने कहा, उफ, मुझे यकीन नहीं होता कि वांग जी ने अपनी वर्जिनिटी विंग को दे दिया, काश वो मुझे देती। ये सुनकर मियान मियाँ ने कहा, तुम अभी भी ले सकते हो और उसके बेबी को मार भी सकते हो, तो इससे विंग घिन से उससे दूर हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि वांग जी ही खुद से उससे दूर हो जाए। वैन चाओ ने कहा, मुझे क्या करना पड़ेगा? मियान मियाँ ने कहा, किडनैप करना पड़ेगा। वांग जी को किडनैप कर लो और जो मन चाहे वो करो। अपनी गेस्ट हाउस पर ले जाकर उसके साथ रातें बिताओ, जो जी चाहे वो करो और उसके बच्चे को मार डालो। अब मैं देखता हूँ कि विंग उसके रक्षा कैसे करता है। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा, वाह, तुम्हारा आइडिया काफ़ी अच्छा है। मैं सोच रहा था कि वांग जी को यूज़ करूँगा, बट मौका ही नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मौका मिल गया है। मियान मियाँ ने कहा, ठीक है, ये आइडिया अच्छा है। और वैन चाओ ने भी कहा। सीन कट होता है। अगले सीन में वांग जी विंग के रूप में आता है। विंग को देखते हुए कहा, प्रिंसिपल विंग, क्या आपने मुझे बुलाया? विंग ने उसकी तरफ घूमते हुए कहा, क्यों, मैं अपने ओमेगा को अपने रूम में नहीं बुला सकता हूँ? वांग जी ने शर्माते हुए अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसने वांग जी से कहा, दरवाज़ा लॉक करो। वांग जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। वह विंग के पास आकर रुक गई। विंग ने कहा, इतना दूर, क्या तुम थोड़े करीब नहीं आ सकते हो? ये सुनकर
वांग जी नोटी बन जाता है और वो टेबल के ऊपर बैठ जाता है और वो अपनी दाहिने पैर को वेंग के चेस्ट के ऊपर रखते हुए कहा, कितना करीब, इतना काफ़ी है। वेंग उसकी कमर को पकड़ता है और अपने लैप पर बिठाते हुए कहा, नहीं, इतना करीब काफ़ी है। वांग जी शर्माते हुए कहा, मैं अपना क्लास छोड़ कर आया हूँ। वेंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है क्लास करने की, मेरा क्लास कौन लेगा। वांग जी उसे देखते हुए कहा, माय नॉटी हस्बैंड, अभी हमारा वेडिंग नाइट नहीं आया है। वेंग ने कहा, बट पहले ही हम वो सब कुछ कर चुके हैं। सच कहूँ उस दिन रात तुम काफ़ी अच्छे थे। वांग जी ने कहा, तुम्हें पसंद आया था। ये बोलकर उसने उसके लिप्स के ऊपर फिंगर रखा। वेंग ने कहा, ऑफ कोर्स, मैं वो फिर से सब कुछ चाहता हूँ जो उस दिन रात हम दोनों के बीच हुआ था। ये सुनकर वांग जी शर्माते हुए कहा, ओह नॉटी हस्बैंड, अभी इसी वक्त। फिर वेंग ने कहा, क्या तुम्हें नहीं देना वो सब कुछ जो मुझे चाहिए। वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स। ये बोलकर उसने वेंग को किस कर दिया। वेंग ने भी उससे किस बैक किया। वो एक सॉफ्ट एंड स्वीट किस था। धीरे धीरे करके वो डीप और डीप होता जा रहा था। वेंग बाइट कर रहा था। वांग जी की जो शर्ट की बटन थी वो उसे ओपन कर रहा था। वही स्किन, वही खुशबू, वेंग को सब कुछ वही फील हो रहा था। ये उस नाइट से कहीं कम नहीं थे। उसने वांग जी की शर्ट को निकाल दिया और उसके नेक पर लव बाइट्स छोड़ने लगे। वो उसके नोज़ को बार बार वांग जी के नेक के अराउंड रब करने लगा, क्योंकि उसे वांग जी का जो मेगा फेरामोन्स थे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। वो वांग जी की अल्फ़ा बाइट को लिक कर रहा था। उसने कहा, माय ओमेगा, ओनली माइन। वांग जी ने कहा, यस यस हनी। वेंग उसके निप्पल्स को अपने हाथों से टच करता है। उसने उन्हें स्क्वीज करते हुए कहा, आई लाइक दिस, तुम्हें पता है मुझे कितना पसंद है। वांग जी ने कहा, सब कुछ तुम्हारा ही तो है वेंग। वेंग उसे देखते हुए कहा, तुम्हारे मुंह से वेंग नाम सुनने में बहुत सेक्सी लगता है। वांग जी उसे देखते हुए कहा, ओह माय नॉटी हस्बैंड। वेंग ने उसकी फिंगर को लिक कर लिया। उसने वांग जी को खड़ा किया, वांग जी को लेकर खड़ा हो गया और टेबल के ऊपर बिठा दिया। वांग जी उसे देखने लगा। वांग जी उसका जो अपर ड्रेस था उसका वो अपर बॉडी नेकेड थी। वेंग ने अपनी कोट को उतारा और फेंक दिया और अपनी शर्ट को भी उसने उतार दिया और फिर वांग जी को फिर से किस करने लग गया। उन दोनों के बीच हॉट सा वो टाइम था, जो हॉट सा सीन था वो क्रिएट होने लगा। वो वांग जी की जो हर एक बॉडी का कॉर्नर था जगह पर टच करने लगता है। उसकी स्किन कितनी शाइनिंग, कितनी स्मूथ थी। वो हर जगह पर से अपने लिप्स को गरा रहा था, दांतों को गरा रहा था, उसकी कमर से लेकर हर जगह पर। फिर वो उसके ट्राउज़र की जो बटन था उसे ओपन करता है और ट्राउज़र को निकाल देता है। वो उसकी थाई को रब करता है और उसके थाइस पर छोटे छोटे बटरफ्लाइज किस करता है। वहाँ पर वो स्क्रैच करता है अपनी नाखूनों से और फिर वो वहाँ पर अपने दांतों को गराता है। वो वहाँ पर बाइट्स करता है, बहुत ज़्यादा पिंक पिंक सा बाइट्स। उसके बाद वो धीरे से वांग जी को देखने लगता है। वांग जी उसकी बटन को खोलते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को बिल्कुल सेम रहना चाहिए। वेंग उसे देखकर नोटी स्माइल करते हुए कहा, तुम भी काफ़ी ज़्यादा नोटी हो। फिर उसने अपने ट्राउज़र को निकाल दिया और अंडरवेयर भी। वेंग अपने लोअर बॉडी पार्ट को दिखाता है। जब वांग जी उसकी बिग एंड हार्ड लोअर बॉडी पार्ट को देखता है तब उसे एहसास होता है कि उस दिन रात को उसकी कमर में इतना ज़्यादा पेन क्यों हो रहा था। उसने अपने आइज़ को ब्लिंक किया और फिर वेंग को देखा। वेंग नॉटीली उसे देख रहा था। उसके दोनों पैरों को उसने अपने कंधों के ऊपर ले लिया और फिर धीरे धीरे करके अपने आप को इंसर्ट करने लगा। वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहे थे बट वांग जी खुद को कंट्रोल कर लेता है। फिर वेंग ज़बरदस्त इंटीमेट होने लगता है। वो वांग जी की बैक को पकड़ के मूव कर रहा था फुल स्पीड में। उसे इतना ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था कि वो कह नहीं सकता है। वेंग बहुत टाइम तक वहाँ पर इंटीमेट होता है वांग जी के साथ। फिर वो वांग जी को अपने लैप पर बिठाता है और फिर वो चेयर पर बैठ जाता है। वांग जी ने कहा, ओह हस्बैंड, क्या तुम इतने में ही थक गए। वेंग उसे उसकी कमर से पकड़ते हुए फिर से मूव करने लगता है। उसका चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा था जिसके कारण वेंग उसकी जो निपल्स थे उसके माउथ में ले लेता है और फिर उन्हें सक करने लगता है।
वो वांगची को अलमारी के पास लेकर आता है और उसके एक पैर को ऊपर की तरफ करता है और फिर उसके साथ वहीं पर इंटीमेट होने लग जाता है। वो वांगची को देखते हुए कहा, उफ वांगची, तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही हो। ये सुनकर वांगची ने कहा, तुम भी तो बहुत ज़्यादा हॉट हो माय हस्बैंड। ये सुनकर विंग उसे नॉटीली देखने लगता है। विंग अपनी अल्फा को कंट्रोल नहीं कर पाता है और फिर वो लोग लगभग आधे दिन तक सिर्फ वहीं पर इंटीमेट होते रहते हैं। फाइनली जाकर विंग रिलीज़ होता है वांगची के अंदर। इधर वांगची विंग से अलग होता है। फिर वो विंग को काफ़ी टाइम तक हग करके उसके चेयर पर बैठा रहता है। विंग उसे प्यार से कपड़े पहनाता है और उसे समझाता है कि कुछ दिन बाद ही हमारी शादी है, संभल कर रहे। वो नहीं चाहता है कि बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो। वो वांगजी से रिक्वेस्ट करता है कि उसके बंगलों में आकर रहने के लिए, बट वांगजी उससे कहता है कि जिस दिन शादी होगा वो उसी दिन ही विंग के साथ वो बंगले में जाएगा। विंग मान जाता है और वो फिर से उसकी फोrehead के ऊपर एक छोटा सा टैप करता है। फिर दरवाज़ा नॉक होता है। वांगजी नीचे उतरता है और दरवाज़ा ओपन करता है। वहाँ पर शुयांग खड़ा था। शुयांग ने कहा, बॉस आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये बोलकर वो अंदर आ गया। वांगजी बाहर चला गया। उसे बाहर आते हुए म्यान ने देखा। उसने कहा, पूरा क्लास बंक मार के प्रिंसिपल के साथ गप्पे लड़ा रहे थे, रोमांस कर रहे थे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम चिंता मत करो वांगजी, बहुत जल्द तुम्हारी हालत ख़राब होने वाली है। इधर शाओ सिंह-चैंग और वांगजी कॉलेज ख़त्म करने के बाद घर जा रहे थे। कुछ गुंडे रास्ते में आ जाते हैं और फिर वो वांगजी को किडनैप कर लेते हैं। गाड़ी में ले जाते वक्त वो गुंडे भी घबरा रहे थे क्योंकि वांगजी उनसे फाइट कर रहा था। शाओ सिंह-चैंग काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और उसने उस गाड़ी की फ़ोटो खींच लिया। इधर उसने विंग को कॉल लगाते हुए कहा, वांगजी को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर विंग घबरा गया और जल्दबाजी में अपनी ऑफिस से निकल गया। शाओ सिंह-चैंग बहुत घबरा गया था, वो बहुत रो रहा था। इधर वो शाओ सिंह-चैंग के पास पहुंच गया। विंग शाओ सिंह-चैंग को रोते हुए देखकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं वांगजी को वापस लेकर आऊँगा। शाओ सिंह-चैंग ने गाड़ी की नंबर दिखाते हुए कहा, ये रही वो गाड़ी। उसने शुयांग को देते हुए कहा, अभी के अभी ट्रैक करो और पता लगाओ ये गाड़ी कहाँ गई है। ये सुनकर शुयांग वही करता है और फिर विंग ट्रैक कर लेता है। उसे पता लग जाता है कि वो हाईवे के ऊपर जो गेस्ट हाउस है वो गाड़ी वहीं पर ही गई है। इधर वांगजी को जब वो लोग किडनैप करके लेकर आए थे तो वांगजी काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। उसने कहा, कौन हो तुम लोग? पता है मैं कौन हूँ? तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है। तभी वांगजी की आंखों के ऊपर से पट्टी को खोल दिया जाता है। उसके सामने वैन चाओ खड़ा था। उसने वैन चाओ को देखते हुए कहा, मुझे पता था कि काम सिर्फ तुम्हारा ही हो सकता है वैन चाओ, जाने दो मुझे। पता लग गया है ना कि मैं बहुत जल्दी विंग के साथ शादी करने वाला हूँ। मैं विंग का फियांसे हूँ और अगर तुमने कुछ भी किया ना। तभी वैन चाओ ने कहा, विंग को पता कैसे लगेगा? और वैसे भी जब तक विंग यहाँ पर पहुँचेगा ना तब तक तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाएगा वांगजी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, तुमने मुझे कभी भी अपनी वर्जिनिटी नहीं दिया है और तुम विंग सर को अपनी वर्जिनिटी देकर आई। वांगजी ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, तुम बहुत गलत कर रहे हो। उसने कहा, मेरे रूम में चलो। ये बोलकर वो खींच कर उसके रूम की तरफ लेकर चला गया। इधर विंग और शुयांग रास्ते में थे और वो लोग पहुँचने ही वाले थे। वैन चाओ उसे बेड के ऊपर धक्का देता है। वो बेड पर गिर जाता है। वो वांगजी के कोट को निकाल देता है। उसने कहा, छोड़ो मुझे, तुम बहुत गलत कर रहे हो। वैन चाओ वांगजी के ऊपर आ गया था और फिर उसे किस करने वाला था। वांगजी ने कहा, मैंने कहा छोड़ो मुझे, अगर विंग का पता लगे ना तो वो तुम्हें मार डालेगा, समझे। तभी वैन चाओ ने कहा, विंग यहाँ पर नहीं पहुँचेगा, तुम चिंता मत करो, तुम क्यों घबरा रही हो। इधर विंग दरवाज़ा तोड़ देता है। गार्ड्स बिल्कुल घबरा गए थे। वो पूरे फोर्स के साथ आया था। उसने अपने फोर्स से कहा, इन सबको मार डालो। सब लोगों ने फाइट करना स्टार्ट किया। उसने कहा, वैन चाओ कहाँ है और वांगजी कहाँ है। वैन चाओ के आदमी घबरा गए थे। उसने वैन डोहान को कॉल लगाते हुए कहा, तुम्हारे बेटे ने जो काम किया है उसके बाद ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद किया है। इधर विंग ऊपर आता है। इधर उसे वांगजी की चिल्लाने वाले साउंड सुनाई दे रहा था। जब विंग दरवाजे को तोड़ता है तब वहाँ पर वैन चाओ वांगजी के ऊपर था। ये देखकर विंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो वैन चाओ के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो उसे बहुत ज़्यादा पीटता है
इतना मारता है उसे धक्का देता है, वो दीवार से टकरा जाता है, उसे मुक्का मारता है। वांग जी विंग को रोक रहा था बट विंग को उसकी बातें नहीं सुन रहा था। वो लास्ट में वैन चाओ को बैल्कनी से गिरा देता है। उसके बाद उसकी हाथ से लेकर उसकी पैर से लेकर उसकी गले की हड्डियाँ तक टूट गई थी। वैन चाओ नर्सिंग होम पर एडमिट था। वैन डोहान वहाँ पर आकर वैन चाओ को थप्पड़ मारता है। वैन चाओ ने कहा, अब विंग को मारने के अलावा मुझे क्यों मार रहे हो, अब विंग को मारिए जाकर। ये सुनकर वैन डोहान ने कहा, विंग ने तुम्हें जान से नहीं मारा, शुक्र मनाओ कि विंग ने तुम्हें जान से नहीं मारा, समझे। वैन चाओ ने कहा, मुझे बदला लेना है। वैन डोहान ने कहा, तुम आज एब्रोड जा रहे हो, समझे, तुम कोई बदला नहीं ले रही हो। विंग को गुस्सा आ गया ना तो वो हम सबको ख़त्म कर देगा, समझे, और तुम्हारी वजह से मैं अपनी जान को नहीं खो सकता हूँ। ये बोलकर वो उसकी एब्रोड की टिकट बुक करवा देता है। वैन चाओ ने कहा, बट मेरी इस हालत में। वैन डोहान ने कहा, तुम अपनी जान पर जिंदा रहोगे ही काफ़ी है, समझे। सीन कट होता है। वो एक प्राइवेट जेट लेता है और वैन चाओ को एब्रोड भेज देता है और खुद आकर विंग के सामने घुटना टेक कर माफ़ी मांगता है और दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा ये कहता है। वांग जी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि विंग इतना पावरफुल है, विंग की पावर इतनी है। सीन कट होता है। नेक्स्ट डे जब विंग कॉलेज आता है तब वो कॉलेज में एक अनाउंसमेंट करता है कि अगर किसी ने वांग जी को हर्ट करने की कोशिश किया ना तो उसे इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। और वैन चाओ ने जो कुछ भी किया था, मुझे पता है कि वैन चाओ के पीछे कोई और भी हो सकता है, तो मैं उसे कह देता हूँ कि अगर दोबारा उसने ऐसा कुछ किया ना तो बहुत बुरा होगा। ये विभूषण सिर्फ इंसान नहीं, एक माफिया भी है। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में वांग जी क्लासरूम में जा रहा था, तभी किसी ने उसके हाथ को खींच लिया। फिर उसने कहा, अब विंग सर आप। फिर विंग ने कहा, ये सर क्यों ऐड कर रहे हो, सिर्फ विंग का हो ना, चलो किस करते हैं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, अब क्या कर रहे हो, अभी मेरा क्लास का टाइम है, मैंने कल क्लास ही नहीं किया था आपकी वजह से, अब मुझे क्लास करना है। विंग ने कहा, ओह अच्छा, तो मुझसे बड़ा अब क्लास हो गया। वांग जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, दरअसल बात ऐसे कि अब वो कल टीचर बहुत डांट रहे थे। विंग ने कहा, क्या, उसकी हिम्मत कैसे तुम्हें डांटने की। वांग जी ने कहा, नहीं प्लीज़ देखिए एग्ज़ाम आने वाले हैं और जाहिर सी बात है कि वो मुझे डांटेंगे ना, और वैसे भी मैंने सच में बहुत मिस कर दिया, बहुत कुछ नोट्स वगैरह। विंग ने कहा, ओह अच्छा, इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि मेरे साथ रहने की वजह से। वांग जी ने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, आप तो बुरा मान रहे हो। विंग ने कहा, ठीक है जाओ, मुझे बात नहीं करना है। वांग जी अपनी किताब को साइड में रखता है और विंग की नेक के साथ अपनी दोनों हाथों को ग्रैब करता है। वो अपनी नोज़ से विंग की तरफ नोज़ को बढ़ाता है बट उसे वो पहुंच नहीं रहा था क्योंकि विंग थोड़ा लंबा था ना। उसने विंग के कान को पकड़ते हुए कहा, थोड़ा झुक नहीं सकते हो। विंग ने कहा, तुम मुझे डांट क्यों रहे हो, तुम मुझे तब से डांट रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो टेरेस की तरफ चला गया। वांग जी ने कहा, उफ ये अल्फ़ा भी ना। ये बोलकर वांग जी उसके पीछे पीछे चला गया। जब वो टेरेस पर पहुंचा तब विंग चुपचाप खड़ा था। वांग जी पीछे से हक करते हुए कहा, आई एम सॉरी हस्बैंड, मुझसे गलती हो गई, अब से आप पहले हो और क्लास बाद में। विंग ने कहा, तुम्हें याद रहेगा या फिर तुम भूल जाओगे। वांग जी ने कहा, मुझे याद रहेगा। तुम ओमेगा की तरह इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम एक अल्फ़ा हो। विंग ने उसे गुस्से में देखा। वांग जी ने उसकी नोज़ के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, ठीक है, आई एम सॉरी। विंग ने कहा, तुम मुझे किस करने दो। वांग जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारा जितने मर्जी उतना किस करो। ये सुनकर विंग उसे हैप्पीली देखते हुए कहा, ठीक है, तो आज भी तुम्हारा क्लास नहीं होगा। ये बोलकर वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है और फिर उन दोनों का रोमांस चालू हो जाता है। इधर वांग जी, उसका जो शर्ट था सारे के सारे बटन्स ओपन थे और उसका जो ट्राउज़र था, उसका जो जिप था वो जिप ओपन था। विंग वही सही, मतलब उसके साथ इंटीमेट हो रहा था वैसे ही उस पोजीशन में ही। वांग जी अपनी आंखें बंद करके विंग के बालों को सहलाते हुए कह रहा था, विंग बस करो, अब कितना करोगे, अब छोड़ो भी। विंग ने कहा, तुम्हें पता है ना ये मेरे हाथ में नहीं है, जब तक मैं रिलीज़ नहीं होऊंगा तब तक मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना है। वांग जी ने कहा, वो विंग तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो, सब लोग क्या सोचेंगे। विंग ने कहा, सोचने दो। सीन कट होता है। कुछ वक्त ऐसे ही बीत जाता है। विंग और वांग जी का रोमांस चलता रहता है। इसे देखकर मियान मियाँ काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती है। देखते ही देखते शादी वाला दिन आ जाता है।
शादी के दिन फांग जी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था और वो हैप्पीली ड्रेस पहन रहा था। विंग उसके लिए एक ड्राइवर एंड एक कार भेज दिया था। मियान मियाँ ने कहा, आज मैं तुम दोनों को एक होने नहीं दूंगा। वो ब्रिज के सामने वेट कर रही थी। उसने कहा, आज वांग जी की आखिरी दिन है। विंग, तुम वांग जी का चेहरा तो देखोगी लेकिन ज़िंदा नहीं, मरा हुआ। वो चुपचाप खड़ी थी। तभी वांग जी का कार आ रहा था। उसने बीच में खड़ा होते हुए कहा, रुक जाओ। वांग जी ने रोकते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है। इधर वांग जी बाहर आ गया। जैसे ही ड्राइवर बाहर आता है तब मियान मियाँ उसके ऊपर अटैक कर देता है। वह ड्राइवर रोकने जाता है क्योंकि वो वांग जी के ऊपर भी अटैक कर रहा था, बट वो ड्राइवर को घायल कर देता है और ड्राइवर नीचे गिर जाता है। वो उठ भी नहीं पा रहा था। वो वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है। वांग जी ने कहा, मियान मियाँ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए क्या? मियान मियाँ ने कहा, मैं तुमसे विंग के साथ शादी करने नहीं दूंगा। विंग को तुमने मुझसे छीन लिया और वैन चाबी मुझे छोड़कर चला गया। अब बताओ मेरा क्या होगा? वांग जी ने कहा, ये तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है, समझे? ये सब कुछ तुम्हारी गलती है और अगर तुम मेरे पीछे ना पड़ती तो ऐसा कुछ नहीं होता। मियान मियाँ ने कहा, देखो तुम ये गाउन मुझे दे दो और वो वेल भी, मैं विंग के साथ शादी कर लूँगा, हम खुश रहेंगे। प्लीज़ प्लीज़ वांग जी, तुम ऐसा कर सकते हो ना? वांग जी ने कहा, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो। ड्राइवर ने विंग को कॉल लगाया और सब कुछ बोल दिया। विंग ने कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये बोलकर उसने कार निकाला और फिर वो वहाँ से निकल गया वांग जी को लाने के लिए। इधर वांग जी ने कहा, मैंने कहा छोड़ो मुझे। फिर मियान मियाँ ने कहा, नहीं, मुझे ये रोप से दो, मुझे विंग के साथ शादी करनी है, प्लीज़ तुम मुझसे विंग को नहीं छीन सकते हो। वांग जी ने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है क्या? देखो तुम क्या कर रहे हो। तभी तुरंत उसने वांग जी के ऊपर हमला कर दिया। वांग जी ने चाकू को पकड़ते हुए कहा, मियान मियाँ, अपने हद में रहो। मियान मियाँ ने कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, उसके बाद मैं विंग के साथ शादी करने के लिए चला जाऊँगा। मैं वेल के अंदर रहूँगा ना तो वो मुझे देख नहीं पाएगा और फिर हम दोनों की शादी कंप्लीट हो जाएगी और फिर शादी होने के बाद तो वो कुछ नहीं कर सकता है ना, और तुम तो मर जाओगे। वांग जी ने कहा, देखो मियान मियाँ, तुम बहुत गलत कर रहे हो, छोड़ो मुझे, देर हो रही है। मियान मियाँ ने कहा, नहीं, मुझे नहीं छोड़ना है। ये बोलकर वो उसे मारने के लिए जाता है। तुरंत वांग जी उसे धक्का देता है। फिर मियान मियाँ उसे पकड़ने वाला था लेकिन अचानक से वो धक्के के कारण रास्ते के बीच में आ जाता है और तुरंत एक लॉरी आकर ट्रक आकर उसे मार देता है। तभी मियान मियाँ ब्लड से लथपथ साइड में गिर जाती है। उसके हाथ में चाकू थे, वो नीचे गिर गई थी। तभी वहाँ पर विंग और बाकी सब लोग, यहाँ तक कि पुलिस भी पहुँच जाती है और सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि मियान मियाँ वहाँ पर एक्सीडेंट होकर मर गई। मियान मियाँ ने दम तोड़ते वक्त कहा, अगर मुझे दोबारा जन्म मिले ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर मियान मियाँ मर गई थी। सीन कट होता है। वांग जी और विंग शादी के लिए चले गए थे। पुलिस ने मियान मियाँ की लाश को वहाँ से रेस्क्यू करके लेकर चला गया था। जिन फैमिली बहुत ज़्यादा उदास था, ड्राइवर की ट्रीटमेंट चल रही थी। इधर विंग और वांग जी की शादी कंप्लीट होती है। वेडिंग नाइट पर विंग वांग जी को एक सुंदर सा रिंग गिफ्ट करता है जो कि डायमंड का था और वांग जी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है। वो वांग जी की टम्मी के ऊपर अपनी कान को रखते हुए कहा, हे लिटिल चम, तुम कब बाहर आने वाले हो? तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम कितनी नटखट है? ये सुनकर वांग जी ने कहा, मैं नहीं, तुम्हारा फादर है, क्योंकि वो हर वक्त सिर्फ मुझे सीड्यूस करता है। ये सुनकर फेंग ने कहा, और आज भी करने वाला है। ये बोलकर वो उसे लेकर बेड पर लेट गया। वांग जी ने कहा, वेंग, ये तुम क्या कर रहे हो? वेंग ने कहा, क्या कर रहा हूँ? कुछ भी नहीं कर रहा, बस कपड़े उतार रहा हूँ तुम्हारे। वांग जी ने कहा, तुम बहुत नॉटी हो। इधर वेंग ने सारे कपड़े को नीचे फ्लोर में फेंक दिया। सीन कट होते हैं। बेड से आवाज़ें आ रही थी। इधर चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। रात बहुत ठंडा था, बिल्कुल शांत, लेकिन विंग का कमरा शांत नहीं था। ज़ोर ज़ोर से लाउडली मॉर्निंग का साउंड आ रहा था और तो और वो बेड भी कांप रहा था। इधर बाहर में आचिंग, मैडम यू और जियांग फेंगमियान तकिया लेकर खड़े थे। जियांग चंग ने कहा, मॉम, मुझे लगता है ये विंग की वजह से ना हमें रात भर नींद नहीं आएगी। फिर इधर मैडम यू ने कहा, प्लीज़ तुम इतनी सेमलेस बातें मत करो। जियांग फेंगमियान ने कहा, चुप हो जाओ ना जियांग चैंग। जियांग चैंग ने कहा, और कितनी देर तक आवाज़ें आएगी? क्या विंग शांत नहीं हो सकता है? क्या विंग कुछ भी कर रहा है? कल से विंग को कहना कि वो लोग ऊपर वाले कमरे में सोए। मुझे नींद नहीं आ रही है, इन दोनों की वजह से मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। इधर मैडम यू ने कहा, तुम चुप रहो ना, विंग को सुनाई देगा तो फिर क्या होगा? जाओ अपने कमरे में जाओ। चलो हम सब कमरे में चलते हैं।
फिर सब लोग कमरे में चले गए। आचिंग ने कहा मुझे नींद नहीं आ रही है। वो अपनी तकिए को अपने कानों में घुसेड़ लेता है, फिर भी उसे सब कुछ सुनाई दे रहे थे। इधर विंग बहुत रफ था और रफली मूव हो रहा था। सीन कट होता है। इधर वांग दी की प्रेगनेंसी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही थी। हम स्वर्गलोक में देखते हैं जहाँ पर मियान मियाँ अपनी आंखें खोलता है और आंखें खोलते ही वो सबसे पहले ड्रैगन गॉड को देखता है। ड्रैगन गॉड चाबुक से उसे पीटने लगती है और थप्पड़ मारते हुए कहा बताओ तुम्हारा नाम क्या है। मियान मियाँ ने कहा मारने की बात क्यों कह रही हो। फिर फरिश्ते ने कहा क्योंकि तुमने बहुत बड़ी जुर्म किया है, समझे। मियान मियाँ ने कहा मैं बहुत प्यारी हूँ, मुझे स्वर्ग में भेज दीजिए, मुझे स्वर्ग में ही रहना चाहिए, मैं बहुत खूबसूरत हूँ ना। ड्रैगन गॉड ने कहा हाँ तुम बहुत खूबसूरत हो और बहुत अच्छी भी। तुम इतनी अच्छी हो कि स्वर्ग के लोग तुमसे चलेंगे। और तो और अगर तुम स्वर्ग में जाओगे तो स्वर्ग बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि तुम बहुत अच्छी लड़की हो ना, इसीलिए तुम्हें नरक में भेजा जा रहा है। तुम नरक में जाकर नरक को थोड़ा अच्छा कर दो। ये सुनकर मियान मियाँ ने कहा प्लीज़ मुझे नरक में मत भेजिए। फिर फरिश्ते आकर उसे वहाँ से लेकर चली गई नरक की तरफ। इधर वांग जी ने एक बेबी को बर्थ दिया जो कि एक अल्फ़ा था और उसका नाम उन्होंने, और वो बहुत ज़्यादा क्यूट था। वो बिल्कुल विंग पर गया था और विंग की तरह ही उसके लिप्स के ऊपर नहीं बल्कि नीचे एक मोल था और वो बहुत ज़्यादा क्यूट था। उसका नाम उन्होंने ला नहीं वी युवान रखा था और उसको लेकर वो लोग ज़िंदगी भर हैप्पी रहे। ऐसा नहीं है कि उसको लेकर आगे चलकर भी विंग ने बहुत सारे कारनामे किए थे जिसकी वजह से जियांग चैंग को नींद नहीं आई थी और उसकी नींदें हराम करके उसने 4-5 बच्चे बर्थ दिए ही दिए थे। कोई बात नहीं, और कहानी यहीं पड़ी ख़त्म हो जाती है। तो फिर गाइस कैसा लगा आपको आज का न्यू शानवांग 1/5। अगर अच्छा लगा है ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को सब कुछ कर देना, जो सब कुछ करना पड़ता है, मतलब जो सब कुछ होता है वो सब कुछ कर देना, ठीक है। सो गाइज़ थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरी फैन फिक्शन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरी फैन फिक्शन को पहुंचाई है। सो फिर गाइज़ मिलती हूँ एक और न्यू 1/5 पे, तब तक के लिए बाय बाय।